क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की? संसद टीवी का शुभारंभ किसने किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रति वर्ष वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या रखी गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार फिर से सही ऑप्शन पढ़ लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। और 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था। और 2020 के लिए यह वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल की थीम जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष 2020 के वर्ल्ड ओजोन डे की थीम। और यह वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करता है। क्या जो 2020 में थीम रखी गई है वो वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करता है। और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमें अब तारीख याद रखनी है, 16 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? यदि ऑप्शन इंग्लिश में आए तो थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ओके, और विश्व ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। और ओजोन अणुओं परत कितने किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है? ओजोन अणुओं की जो परत होती है वो तकरीबन 20 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत क्या काम करती है? दोस्तों आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम यह ओजोन परत करती है। और यदि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो हमारे त्वचा को यदि स्पर्श करे तो दोस्तों कैंसर भी हो सकता है। और वर्ष 2020 विश्व ओजोन दिवस का नारा क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, जो 2020 के विश्व ओजोन दिवस का नारा था, ओजोन फॉर लाइफ। और यहां पर पढ़ सकते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। और ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। दोस्तों 16 सितंबर को प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। लेकिन यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, हाल ही में शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से हाथियों का एक झुंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वहां पर आ पहुंचा और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। क्या हुआ? शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से हाथियों का एक झुंड निकलकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ पहुंचा जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया। और शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान सुदूर पश्चिमी क्षेत्र नेपाल के तराई में एक संरक्षित क्षेत्र है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत देश में नहीं बल्कि नेपाल में अवस्थित है। और यहाँ हमने बात की है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। यदि आपके सिलेबस में इंडियन जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए
कि यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों यथा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अवस्थित है और इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना थी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पिछले साल भी करंट अफेयर में आया था। क्यों आया था वो बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी है वो 2 गुनी हो गए। इस मामले में एक अवार्ड भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। देखो वर्ष 2020 में इसने बीते 4 वर्षों यानी कि 2014 से लेकर 2018 के बीच बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए यह TX2 अवार्ड भी जीता। किसने जीता? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। और TX2 का मीनिंग क्या होता है? टाइगर की 2 गुनी आबादी हो जाए तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। पिछले साल दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह, जो ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पारादीप बंदरगाह। और करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो हाल ही में पारादीप पोर्ट द्वारा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, क्या यह पारादीप पोर्ट द्वारा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम, क्या यह मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया गया है और इसे बंदरगाह पर कंटेनरों के भौतिक परीक्षण और उनके वहां रहने की अवधि को कम करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत स्थापित किया गया है। और इससे पारादीप बंदरगाह पर कंटेनर की मात्रा को बढ़ाने और रसद लागत को कम करने तथा एग्जेम यानी कि निर्यात आयात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार में मदद मिलने की भी आशा है। और यहां हमने बात की पारादीप पोर्ट के, तो यहां मैप में देख सकते हैं पारादीप पोर्ट। यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है तो हमारा आंसर होना चाहिए ओडिशा। यह भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, तो यह भी याद रख लो। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पूर्वी तट का एक प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह का नाम क्या है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए पारादीप, जो ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है और कोलकाता के दक्षिण में 210 समुद्री मील तथा विशाखापत्तनम के उत्तर में 260 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है यह पारादीप पोर्ट। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध की 12 सितंबर को 124वीं वर्षगांठ थी? दोस्तों 12 सितंबर को हाल ही में एक युद्ध की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई और युद्ध का नाम है सारागढ़ी का युद्ध। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारागढ़ी का युद्ध, जिसकी हाल ही में 12 सितंबर को 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। और दोस्तों यह सारागढ़ी जो युद्ध हुआ इनसे ताल्लुक रखने वाली एक फिल्म भी बनाई गई है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सारागढ़ी के युद्ध को दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन लास्ट स्टैंड में से एक माना जाता है। सारागढ़ी फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार टावर था। यह सारागढ़ी क्या था? फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक संचार टावर था और बिहड़ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 2 किले जो अब पाकिस्तान में है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका नाम बदल दिया था। और यहाँ सारागढ़ी युद्ध की बात करें तो 36वें सिख के हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में इन सिख सैनिकों ने विद्रोहियों की भारी सेना के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, जिसमें 200 जनजातीय लोगों की मौत हो गई और 600 से अधिक लोग घायल हो गए। और अक्षय कुमार की एक नई फिल्म केसरी 1897 के सारागढ़ी के वास्तविक जीवन की लड़ाई पर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, जिसका दोस्तों एक फेमस गाना भी है। आपको याद है देशभक्ति वाला वह गाना? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5वां क्वेश्चन, वैमानिकी विकास एजेंसी के मुताबिक LCA तेजस MK2 को कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा?
वैमानिकी विकास एजेंसी के मुताबिक LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 को वर्ष 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2022। वैमानिकी विकास एजेंसी के मुताबिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 को वर्ष 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और यह वर्ष 2023 की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान भी भरेगा। वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वर्ष 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और यह वर्ष 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। और वैमानिकी विकास एजेंसी की बात आई तो याद रखो कि वैमानिकी विकास एजेंसी रक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 4.5 जनरेशन का विमान है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा और यह मिराज 2000 श्रेणी के विमानों का प्रतिस्थापन है और इसमें बड़ा इंजन मौजूद है और यह 6.5 टन पेलोड ले जा सकता है। छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे उवी होनह का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहे उवी होनह का संबंध हाथ में क्या है दोस्तों? यह तो जेवलिन। यहाँ जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। जेवलिन थ्रो के एक जाने माने कोच और हाल ही में दोस्तों उन्होंने भारत को अलविदा कर दिया है, इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं उवी होनह जिसका संबंध है जेवलिन थ्रो से। तो देखो मामला क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के खेल इतिहास का एक बड़ा फैसला लिया। संघ ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के राष्ट्रीय कोच उवी होनह को उनके 4 साल के कार्यकाल के बाद विदा कर दिया है। दोस्तों यह बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है ऐसे जेवलिन थ्रो के कोच को हाल ही में विदा कर दिया है। किसने? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। और आगे मैं आपको बताऊं तो बाजू में कौन खड़े हैं? अरे ये तो हमारे भाई साहब दोस्तों टोक्यो ओलंपिक ने जिसमें गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। नाम क्या है आपको पता चल गया? वेरी नाइस। एथलेटिक्स में जर्मनी का प्रतिनिधित्व कर चुके उवी होनह का नाम दुनिया भर के एथलेटिक्स जगत में काफी सम्मान से लिया जाता है। वे जेवलिन थ्रो में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंक में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी नाप दी थी और हाल ही में हमारे भारत देश के कोच थे लेकिन अब नहीं है। 7वां क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, यानी कि कल ही 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। किसकी याद में मनाया गया? सर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया गया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर MV के रूप में जाने जाने वाले हैं वो एम विश्वेश्वरैया एक विश्व प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे जो सिंचाई डिजाइन के मास्टर थे। क्या? सर एम विश्वेश्वरैया को सर MV के रूप में भी जाना जाता है और वो कौन थे? एक विश्व प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे और सिंचाई डिजाइन के मास्टर भी। और उन्हें कई लोगों द्वारा इंजीनियरों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्या? सर एम विश्वेश्वरैया को इंजीनियरों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1924 में सर MV ने कृष्णा राज सागर जेल और बांध को डिजाइन और इसका निरीक्षण किया और यह उस समय भारत में सबसे बड़ा जलाशय था। और सर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि सर एम विश्वेश्वरैया को दोस्तों 1995 में, कब? 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड किंग से भी सम्मानित किया गया था। 8वां क्वेश्चन, उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की? हाल ही में उड़ान परियोजना की शुरुआत IIT बॉम्बे ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT बॉम्बे। और IIT का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का पूर्ण स्वरूप होता है। और IIT बॉम्बे का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले कई विद्यार्थियों की भाषा की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से
आईआईटी बॉम्बे ने उड़ान परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आईआईटी बॉम्बे ने यह उड़ान परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की है। तो याद रखो, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले कई विद्यार्थियों की भाषा की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से यह उड़ान परियोजना की शुरुआत की है। और इस परियोजना में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया जा सकेगा। और इस परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजय राघवन। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एक पोस्टर जारी किया गया था, तो यहाँ लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट उड़ान। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर के विजय राघवन ने। तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजय राघवन कौन है? हमारे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस परियोजना की परिकल्पना आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन ने की थी। तो इस परियोजना की परिकल्पना किसने की थी? तो इस प्रोफेसर का नाम भी याद रख लो, गणेश रामाकृष्णन ने की थी। 9वां क्वेश्चन, संसद टीवी का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में संसद टीवी का शुभारंभ किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। तीनों ने संयुक्त रूप से यह संसद टीवी का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और दोस्तों पिछले साल ही राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया था और नाम दिया गया है संसद टीवी, जिसका उद्घाटन किया है एम वेंकैया नायडू जी ने, ओम बिरला जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखो, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद भवन एनेक्सी में संसद टीवी का शुभारंभ किया। और 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। क्या? 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था और इस अवसर पर यह संसद टीवी का शुभारंभ किया है इन तीनों महानुभावों ने मिलकर। और इस वर्ष फरवरी में लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय का फैसला लिया गया था। क्या? लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है अब संसद टीवी। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं, नीतियों, इतिहास और भारतीय संस्कृति तथा मुद्दों पर केंद्रित होंगे। 10वां क्वेश्चन, विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपकी आंखें यहां करंट अफेयर पर है। तो हाल ही में मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह जिक्र मैंने कहाँ किया? तो देखो, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संसद टीवी का शुभारंभ किया। तो एक पन्ने के पहले की बात है। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2008 में। और इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। 11वां क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस उद्देश्य से निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? हमारे भारत देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किस उद्देश्य से? डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 5 कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। और समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना। क्या? समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना है। और पायलट परियोजनाओं के लिए सिस्को, निंजा कार्टा,
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ITC लिमिटेड और NCDEX मार्केट लिमिटेड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान इस बारे में निर्णय ले सकेंगे कि वे कौन सी फसल उगाए, किस किस्म के बीज का उपयोग करें और उपज को अधिकतम करने के लिए कौन से सर्वोत्तम तरीके अपनाए। इसी तरह के दोस्तों पायलट परियोजना के जरिए किसानों को मदद मिलेगी। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। 12वां क्वेश्चन, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यूं तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया था आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी द्वारा प्रति सप्ताह में 2 यानी कि सोमवार और मंगलवार के जो मॉर्निंग न्यूज होते हैं इनमें यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हाल ही में सोमवार का क्वेश्चन था, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत के लिए होम रूल लीग की मांग करते हुए 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यों के दौरान 1898 में वो भारत आई थी। दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थे और वो 1898 में, कब? 1898 में वो भारत आए थे। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और 1920 में उन्होंने केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की थी। और दोस्तों यदि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी, यहां ऐसा नहीं लिखा है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, लेकिन यहां हमें सीधे तौर पर पूछा गया होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी, तो हमारा आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। क्या? अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों तमिलनाडु में वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में आकाशवाणी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों हमारे गुजरात में पूज्य बापू ने जो दांडी मार्च की, उनकी तारीख आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। तो देखो आकाशवाणी समाचार का अमृत महोत्सव क्विज का यह 10वां क्वेश्चन था। कौन सा? 10वां क्वेश्चन था। तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के एक करीबी सहयोगी जिसका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने मार्च का नेतृत्व किया और जिसमें करीब 150 स्वयंसेवक थे और जिनमें से अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और यह 13 अप्रैल 1930 को त्रिचिनोपल्ली यानी कि जिसका अब नाम है तिरुचिरापल्ली में यह शुरू हुआ और तत्कालीन तंजौर जिले के एक छोटे से तटीय शहर वेदारण्यम में यह समाप्त होने से पहले पूर्व की ओर लगभग 150 मील यानी कि तकरीबन 240 किलोमीटर तक चला था। और हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और समुद्र से सीधे नमक इकट्ठा करके मार्च करने वालों ने नमक कानून तोड़ा और अभियान 28 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ जब प्रतिभागियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसके नेता कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और हमारे राजगोपालाचारी को 6 महीने की कैद भी हुई थी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गवर्नर के मामले में, क्या हमारे भारत देश के गवर्नर के मामले में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से जुड़े हुए फैक्ट की बात आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
खुली हवा में बनाई गई देश की सबसे बड़ी फर्नरी यानी कि फर्नशाला किस राज्य में स्थित है? खुली हवा में बनाई गई देश की सबसे बड़ी फर्नरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था उत्तराखंड राज्य। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राठवा पिंटू, नीलेश पाटनवाड़िया, राठौड़ महेंद्र, किंजल प्रजापति, अच्चू मुकेश, सुभाष शर्मा, जलपा परमार, मकवाणा गायत्री। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है उत्तराखंड। रेखा बोखाणी, सेंटा अंकित, रोहित हडियाल, विहान ठाकुर, कुणाल पांडव, किंजल चावड़ा, हिरल पटेल, छगन चौधरी। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है उत्तराखंड। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मानसी प्रजापति, तेजस कमोल, बीनल चौधरी, परमार जिग्नेश, वैशाली जादव, बारैया विक्रम, SM राठौड़ और अशोक रामगर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस भारतीय ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है? दोस्तों सोचकर आंसर लिखिएगा। क्या पूछा है? निम्न में से किस भारतीय ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, विथ इमेज मैंने आपको बताया था। ओके, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो एक छोटी सी हेल्प कीजिए। आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और बाद में वीडियो को ट्वीट कीजिए। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।